नमो नमः। नमः संस्कृताय। साकल्य संस्कृतम परिवार में मैं डॉक्टर संगीता पालीवाल एक बार फिर से आप सभी का हार्टली वेलकम करती हूँ। कैसे हैं बच्चों? ध्यान दीजिए, आज के सत्र में हम एक बहुत ही मजेदार टॉपिक को लेकर आए हैं। इसका नाम है संधि प्रकरण। अभ्यास करेंगे। जी हाँ, बहुवैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से हम जांच पाएंगे कि हमारी तैयारी कितनी मजबूत है और बहुत सारी नई चीजें भी आप यहाँ पर सीख पाएंगे। संधि प्रकरण, ठीक है। चलिए, मैं टॉपिक पर आपको लाऊं उससे पहले बता देती हूँ कि हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आ चुका है। बच्चों, बहुत जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर डायरेक्ट सर्च करेंगे तो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और लिंक से भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का बेनिफिट क्या रहेगा कि एप्लीकेशन पर हो रही एक्टिविटीज आपको पता चल पाएंगी, है ना। बहुत सारी लाइव क्लासेस, वेबिनार्स, क्विजेज, वो सब एप्लीकेशन पर ही होंगे आप बच्चों, तो इसलिए जल्दी से एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल की इंफॉर्मेशन है। हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है साकल्य संस्कृतम। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल से जुड़ने का बेनिफिट ये रहेगा कि अपकमिंग वैकेंसीज की अपडेट आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। फ्री नोट्स, जो भी आपको क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है उनके नोट्स फ्री पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलते रहेंगे। क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी और क्विजेज बहुत सारे जो अब होने वाले हैं आप लोगों के लिए, उसका बेनिफिट आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो दोनों ही प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाइए हमारे साथ में। बच्चों, इस बार डेफिनेटली सिलेक्शन लेना है ना। किसी भी कारण से आप पीछे नहीं हटें, हिम्मत नहीं हारनी है। आप लोगों को 100% इस अटेम्प्ट को क्लियर करना है। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, क्या आप मेरे साथ हैं? चलिए, आप एप्लीकेशन या चैनल से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं टॉपिक की। संधि प्रकरण का अभ्यास कर रहे हैं। संधि शब्द का अर्थ होता है क्या? मित्रता। संधि का अर्थ होता है मित्रता। और मित्रता किस में? दो शब्दों में। ठीक है, तो जब दो शब्द परस्पर इतना समीप आ जाते हैं कि इनके इस टकराव की स्थिति में कोई परिवर्तन उत्पन्न हो जाए, उसे हम संधि कहते हैं। ये तो हुई सामान्य बात। लेकिन आपसे पूछ रहा है परः सन्निकर्षः संहिता, यह सूत्र है किसका? तो संधि प्रकरण का बच्चों क्या है? परिभाषा है। ये संधि की परिभाषा संस्कृत में कही जाती है परः सन्निकर्ष संहिता। वर्णानाम मेलनम संधि, वर्ण संधानम संधि, लोप आगम आदेश वर्ण विकारा वा संधि। क्या बोला मैंने? संधि की सभी परिभाषाओं को तो आप लोगों ने सुना है, बहुत अच्छे से पता चल जाएगा डिटेल वाली क्लास में, है ना। आप जब डिटेल वाली क्लास पढ़ोगे तो मैं आपको सारी परिभाषाओं को स्पष्टीकरण के सहित बताऊंगी कि क्यों ये परिभाषाएं दी गई हैं। थोड़ा बहुत ये स्पष्टीकरण से समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, परिभाषा से संबंधी ये प्रश्न था। परासन्निकर्ष संहिता। अगला प्रश्न, सम, धा और की। क्या पूछा है? सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु के पश्चात की प्रत्यय के रहने से बनता है क्या? ये व्युत्पत्ति बता रखी है। ये किसकी व्युत्पत्ति है? बहुत सिंपल बात, ये संधि शब्द की व्युत्पत्ति है। ठीक है, सन्निकर्ष, समास, संधानम नहीं, संधि। सीधा ए विकल्प सही है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस तरह के प्रश्नों में, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन है। आगे आ जाओ। अगला प्रश्न, संदेह अपर नाम किम। क्या पूछ रहे हैं प्रश्न में कि संधि, जिस प्रकरण को आप पढ़ रहे हो, इस संधि का दूसरा नाम क्या है? बच्चों, मैं हमेशा आपको कहती हूँ ना, अपर नाम से संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो संधि का दूसरा नाम क्या है? वर्ण नहीं, शब्द भी नहीं, वाक्य बिल्कुल नहीं, संहिता। संधि का अपर नाम क्या है? संहिता। संहिता का तात्पर्य भी संधि ही होता है। ठीक है, आगे आ जाए। प्रश्न संख्या 4,
संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है। बच्चों, संहिता संज्ञा मतलब संधि। कोई आपसे वही प्रश्न पूछ रहे हैं, संधि विधायक सूत्र कौन सा है? परस्पर संयोग नहीं। अलो अनंतरा संयोग ये संयोग संज्ञा विधायक सूत्र है, न कि संहिता संज्ञा। आदिरंत्येन संहिता ये प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है, न कि संहिता संज्ञा विधायक। ठीक है, तो सी विकल्प में जो लिखा है पर सन्निकर्ष, ये सन्निकाय नहीं सन्निकर्ष लिखा है, इसको करेक्शन करें। पर सन्निकर्ष संहिता, जो आपको पहले प्रश्न में परिभाषा दी थी ना, वही संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है। ओके बच्चों, परिभाषा सूत्र भी है ये और संज्ञा विधायक सूत्र भी है। ठीक है, अच्छा लग रहा है, प्रश्न अच्छे हैं ना बच्चों? धीरे धीरे इन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ेगा ना, तो आप अपने आप को इससे प्रिपेयर करें। डेफिनेटली ये चीजें आपने पहले पढ़ी हुई होंगी बच्चों, और यदि पहले पढ़ा हुआ है तो दोहरान से स्थायी हो जाता है ना, और नहीं पढ़ा है तो नई बातें हम सीख जाते हैं, सीखने के लिए तो है हम यहाँ पर, है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 5, संदेह भेदा संति, संधि के भेद होते हैं कितने? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग संस्कृत। आप संस्कृत की क्लास में बैठे हैं, संधि के भेद कितने हैं? 3 नहीं, बिल्कुल नहीं। 4 भी नहीं, 6 भी नहीं। संस्कृत की क्लास में बैठे हैं, प्रश्न अगर संधि के भेद पूछे हैं और विकल्प में 5 लिखा है तो 100% इसको राइट करोगे निसंदेह, बिना सोचे। ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, संधि के 5 भेद हैं। हाँ बिल्कुल सही, संधि के 5 ही भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से जानना चाहते हो डिटेल वाली क्लास में? ठीक है, वहां पर हम बात करेंगे इसके बारे में। हिंदी की क्लास में बैठे होते तो 3 भेद होते, है ना। और बता दूं, विकल्पों में अगर 5 नहीं होता तो भी आप 3 को राइट करते। ठीक है, क्योंकि संस्कृत में भी संधि के भेद पुनः 3 हो जाते हैं, लेकिन विकल्प में 5 दिया है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते, यही सही है। आगे आ जाओ, प्रश्न संख्या 6, किसके मतानुसार संधि के 5 भेद हैं? अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि प्रक्रिया परंपरा वाले विद्वान जो हैं, प्रक्रिया परंपरा, संस्कृत में व्याकरण परंपरा, प्रक्रिया परंपरा भी है, इसमें संधि को पंच संधि प्रकरण ऐसे नाम से दिया है। ठीक है, तो प्रक्रिया परंपरा वाले विद्वान कौन है? अगर आपको ये पता है, आप सही उत्तर पे पहुंच जाओगे। सही बात समझ में? आचार्य वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी में संधि के 3 ही भेद बताए सामान्यतः, है ना। और पाणिनि पतंजलि भी ऐसी ही सामान्य बातें करते हैं, लेकिन प्रक्रिया परंपरा वाले विद्वानों ने भट्टोजी दीक्षित के आधार पर जो चल रहे हैं सिद्धांत कौमुदी में, है ना, तो वो बताते हैं संधि के 5 भेद हैं। इसीलिए हमने इससे पहले वाले प्रश्न में 5 वाले विकल्प को सही किया। ठीक है, आपसे पूछा जाए सामान्यतः संधि के कितने भेद हैं, तो आप 3 करेंगे, है ना। विकल्प में 5 नहीं होना चाहिए, बस ये याद रखना। प्रश्न संख्या 7, किसके मतानुसार संधि के भेद 5 हैं? एक सेकेंड, हमें वही प्रश्न है, ये तो रिपीट हो गया। चल कोई बात नहीं, भट्टोजी दीक्षित ही है प्रक्रिया परंपरा वाले विद्वान जिन्होंने पंच संधि प्रकरण में संधि को 5 भेद बताए हैं। प्रश्न संख्या 8, अगला प्रश्न, इको यणची सूत्र है। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, मैं थोड़ा एक अप्लाइड क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछूंगी, अभी के लिए आप सोचें कि क्या इसका सही उत्तर होगा। बच्चों कमेंट सेक्शन में आप आंसर करते रहिए प्लीज, आप लोगों के सजेशन, आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। और एक बात और बता दूं, इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए बच्चों। आपको पसंद आ रही है क्लास, इसको लाइक करें। ठीक है, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन भी दीजिए, आपके सभी के सजेशंस वेलकम है। ठीक है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों तक यह क्लास पहुंच सके, है ना, हमारे प्लेटफॉर्म की जानकारी सभी तक पहुंच सके,
ना, सभी को लाभ मिले। चलिए, हम प्रश्न कर रहे हैं 8वां, इको यणची सूत्र है किसका? वैसे सिंपल प्रश्न है, बहुत सामान्य प्रश्न है। इको यणची यण संधि का सूत्र है। अब अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, बताइए इको यणची सूत्र में कितने प्रत्याहार प्रयुक्त हुए हैं? कितने प्रत्याहार प्रयुक्त हुए हैं? 1, 2, 3 और चौथे में लिखते हैं हम कथितुम न शक्यते। बताइए क्या लगता है आपको सही उत्तर? कितने प्रत्याहार प्रयुक्त हुए हैं इस सूत्र के अंदर? सूत्र है ई को ची। देखो, आप थोड़ा सतही तरीके से ऊपर ऊपर से देखोगे ना, तो आपको एक तो ये इक और एक यण, ये दो प्रत्याहार दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक अची अच भी है, तो तीन प्रत्याहार हैं, है ना। इसी से स्पष्टीकरण पता चलता है सूत्र क्या कह रहा है। इक के आगे, इक के परे कोई भी असमान स्वर रहे तो इसे यण आदेश हो जाता है। इक के परे कोई भी असमान स्वर रहे तो इसे यण आदेश हो जाता है। ऐसा स्पष्टीकरण इस सूत्र का है। देखो, मैंने स्पष्टीकरण भी बता दिया, मैंने जो प्रश्न आपको बनाकर पूछा है उसका उत्तर भी आपको पता चल गया। इसमें कितने प्रत्याहार प्रयुक्त हुए हैं? 3। ये प्रश्न आता है बच्चों, थोड़ा सा हाई लेवल के एग्जाम दोगे ना, तो प्रश्न इस तरीके के बनने लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाए। प्रश्न संख्या 9, इक के स्थान पर यण होता है किस विषय में? देखो, अच्छा प्रश्न है। आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इक के स्थान पर यण किस विषय में हो जाता है? स्वर में थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, राइट कर देते हैं। व्यंजन में नहीं, विसर्ग में भी नहीं। बच्चों, स्वरे लिखा है, स्वरे मतलब स्वर में, और बी विकल्प में लिखा है अची संहितायाम विषये, मतलब स्वर संहिता के विषय में, मतलब स्वर संधि के विषय में। हाँ, स्वर संधि का एक भेद होता है यण, और यण संधि में ऐसी प्रक्रिया पाई जाती है जहां पर इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। ठीक है, तो ए विकल्प में लिखा है स्वरे, ये गलत है। स्वर में नहीं होता है, स्वर संधि के विषय में होता है। बात समझ में आ गई? कैसे घुमावदार तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे जाल के रूप में ये विकल्प आपके लिए बिछा दिए जाते हैं, जहां पे हम जनरली उलझ जाते हैं। तो जो गलतियां अभी तक करते आए हैं वो नहीं करनी है ना बच्चों, गलतियां नहीं दोहरानी है ना। अब हम थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे हर चीज को। ठीक है, आपको प्रश्न पूछा कि ये प्रक्रिया कहाँ होती है? स्वर संधि के विषय में होती है। और डिटेल पूछा होता तो आप बताते कि स्वर संधि के यण भेद में होती है ना। तो यहाँ पे प्रश्न तो थोड़ा डिटेल पूछा है, विकल्प सतही तरीके से दे दिए, है ना, और थोड़ा उलझा दिया। कोई बात नहीं, हम समझ गए प्रश्न को। प्रश्न संख्या 10, यण संधि विधायक सूत्र है। एचो अया वायावह अयादि संधि का है, अक सवर्णे दीर्घ दीर्घ संधि का है, अदेंग गुण गुण संधि का है। यण संधि का तो मुझे सी विकल्प में दिख रहा है। क्या आपको नजर आ रहा है ये सूत्र? यस और नो? चलिए बच्चों, स्मार्ट तरीके से पढ़ना सीखें, अपनी तैयारी को एडवांस लेवल का बनाना है, नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन करनी है, और मजबूत तैयारी करके इसी अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर करना है। कि कोई भी अटेम्प्ट को ट्रायल मत बनाओ बच्चों, ना, कोई भी अटेम्प्ट आपके लिए ट्रायल नहीं है। हम ट्रायल करने के लिए बने हैं क्या? नहीं, हमें एक बार में सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, बिलीव रखिए कि आपको बस तरीके से पढ़ाया जाएगा, है ना, बस जुड़े रहना है और अधिक से अधिक बच्चों को यहाँ से जोड़ना भी है।
आगे आ जाए। प्रश्न संख्या 11, इको यण ची इस सूत्र में कितने प्रत्याहार है? ये लीजिए, माय गॉड, क्वेश्चन आ गया। मैंने यही प्रश्न पूछा था अभी आपको, है ना। चलिए, इको यण ची सूत्र में कितने प्रत्याहार हैं? 5, 4, 2, नहीं, ए विकल्प सही है, 3। ठीक है, कैसे? ये अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, अब मैं आपसे पूछूंगी तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैडम इसके अंदर ये प्रत्याहार हमें क्लियरली दिख रहे हैं, इसलिए प्रत्याहार 3 हुए। ठीक है, चलिए आगे आ जाए। प्रश्न संख्या 12, ई और ई, दीर्घ ई और ह्रस्व ई लिखे हुए हैं, प्लस स्वर। देखो यहाँ पे आपको ऐसे देखना है, ठीक है, प्रश्न को थोड़ा सा मैंने करेक्ट किया है। ई या दीर्घ ई के पश्चात स्वर मतलब कोई भी असमान स्वर आ जाए तो आदेश होता है क्या? व नहीं, री नहीं, य हाँ, ओ नहीं। सी विकल्प में जो लिखा है ये सही है। बच्चों, एक प्रश्न पूछूं आपसे मैं? 12वां प्रश्न समझ में तो आ गया? ई या ई के बाद में असमान स्वर आ जाए तो आदेश होता है य। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, ये यण संधि का प्रोसेस है ना, ये प्रक्रिया यण संधि की है ना। मैं आपसे पूछती हूँ कि यण संधि में एकादेश होता है, एक कथन कहा है मैंने, यण संधि में एकादेश होता है, ये कथन है। और आपके विकल्प कि ये कथन सही है, यह कथन गलत है, ये दोनों है, मतलब सही है और गलत भी है। और चौथे में लिखा है कथितुम न शक्यते, कहा नहीं जा सकता। बच्चों, कहा नहीं जा सकता है तो आप एग्जाम क्यों दे रहे हैं? आपको पढ़ना है अच्छे से, ऐसे विकल्प कभी सही नहीं होते, पहले ही हटा दो इसको। और कोई भी बात सही गलत दोनों एक समय पे नहीं हो सकती, तो सी विकल्प उभव जो लिखा है उसको भी हटा दीजिए। अब रही बात ए और बी। ठीक है, ए और बी विकल्प आपके सामने रहे हैं, या तो ये बात सही है या ये बात गलत है। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में बताइए, बता सकते हैं। यण संधि में एकादेश होता है। बच्चों, दीर्घ संधि में एकादेश होता है, गुण संधि में भी एकादेश होता है, वृद्धि में भी एकादेश होता है, लेकिन यण और अयादि संधि में एकादेश नहीं होता है। क्या कहा मैंने? यण और अयादि संधि में एकादेश नहीं होता है। केवल ई या ई ऐसे प्लस से पहले वाले जो स्वर हैं, इसके बाद में कोई असमान स्वर रहने पर केवल इनको आदेश होता है, इसको यह बनेगा। हमने कहा ना, इसको यह आदेश होता है, तो केवल इसको बनेगा, दोनों को मिलाकर नहीं बनता है। एकादेश का मतलब है प्लस के आगे और पीछे दोनों स्वरों को मिलाकर एक आदेश होना, वो यहाँ पर नहीं होता है बच्चों। तो आप इस प्रश्न में कौन से विकल्प को सही करोगे? बी विकल्प को। क्यों? क्योंकि कथन में कहा है यण संधि में एकादेश होता है, ये गलत है, नहीं होता है, इसलिए बी विकल्प को आप राइट करेंगे। आई बात समझ में? आगे आ जाओ। प्रश्न संख्या 13, गुर्वाज्ञा इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। गुर्वाज्ञा इस पद में संधि है, कौन सी? यण, अयादि, दीर्घ, वृद्धि। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत मजेदार। संधि के प्रश्नों में ऐसे ही क्वेश्चंस बन जाते हैं संधि प्रकरण से, है ना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो शब्द है इसका संधि विच्छेद कैसे हो रहा है, ये शब्द टूट कैसे रहा है, ये देखना है। ठीक है, गुर्वाज्ञा ये शब्द है, मुझे यहाँ पर गुर्वा कुछ बनता हुआ दिख रहा है, और इसका सही संधि विच्छेद अगर मैंने प्राप्त कर लिया तो मैं इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाऊंगी। गुरु धन आज्ञा, ये बन जाता है गुरुवाज्ञा।
कैसे? ये है ऊ, गुरु में पीछे क्या है? ऊ, और इधर आज्ञा में आगे क्या है? आ। यहाँ पर संधि हो रही है, मतलब दो शब्द जब यहाँ टकरा रहे, टकराव वाली स्थिति पे परिवर्तन होता है। उ या दीर्घ उ के पश्चात कोई असमान स्वर आने पर इसे व आदेश होता है। ये यण संधि का एक प्रोसेस है। यण संधि की प्रक्रियाओं में एक अंश है ये उ को व बनना। ठीक है, यहाँ एकादेश नहीं हो रहा है। अभी अभी हमने 12वें प्रश्न में यही समझा था, एकादेश नहीं होता है। उ को व बन जाता है और इस प्रकार से ये शब्द बन जाएगा गुरवाज्ञा। ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, मैंने आपको सिर्फ ये समझाना चाहा है कि यहाँ संधि कौन सी है। कौन सी संधि है? यण। ठीक है बच्चों, इस तरह के प्रश्नों में आपको डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि गुर्वाज्ञा इत्यस्मिन् पदे संहिता संज्ञक वर्णाः सन्ति। संहिता संज्ञक वर्ण है तो आपको बताना है उ और आ, ये संहिता संज्ञक वर्ण है। संहिता संज्ञक मतलब कहाँ पे टकराव हो रहा है, प्लस के आगे पीछे वर्ण कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो ऐसे प्रश्न अब बनते हैं नए पैटर्न में। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 14। अत्युत्तमे पदे संधि विच्छेद करणीय। अत्युत्तम पद में संधि विच्छेद करना है तो अति धन उत्तमे, ये विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरे क्यों गलत हैं ये सब आपको डिटेल में जाने पर ही पता चलेगा। संधि प्रकरण को आप पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, इस तरीके से पढ़ेंगे मुझसे डिटेल वाली क्लासेस में। ठीक है, मजेदार तरीके से हर प्रश्न आप सही कर पाएंगे, गारंटी है मेरी। ठीक है बच्चों, चले प्रश्न संख्या 15। व्यपगतेषु अपि, है ना, देखो अब मैंने ये बोला ही ऐसे है, शब्द को संधि विच्छेद करके ही बोला है। ये मेरी हैबिट में है, इसलिए मैंने फटाफट में भी इसको विच्छेद करके बोला। पर जनरली हम इसे कैसे पढ़ते हैं? व्यपगतेष्वपि। ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या है? आपको संधि विच्छेद अगर पता है तो आप जैसे मैंने बोला है वैसे ही बोलेंगे और फिर बिल्कुल राइट आंसर पर डायरेक्ट ही पहुंच जाएंगे। व्यपगतेषु, यहाँ पर शु है और पीछे है अपि। शु मतलब उ और अ। ठीक है, मैंने पूरा शब्द नहीं लिखा, आप समझ जाएंगे। उ और अ मतलब उ या दीर्घ उ के पश्चात असमान स्वर आने पर इसे व बन जाता है और यही तो बना है, इसलिए ये वपी लिखा है। कौन सी संधि है? अगेन यण संधि। यण संधि के प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं बच्चों, और गुण के भी ना, गुण के भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आगे आ जाए। इति धन आदि, अब आपको संधि हो करके वर्ण सॉरी शब्द कौन सा बनता है ये नहीं पूछ रहा है। यहाँ पूछते हैं इति धन आदि, ये कौन सी संधि है? तो बस क्या करना है, इति में यहाँ लास्ट में ई है, आदि में स्टार्ट में आ लिखा है, तो ये स्थिति कौन सी है? यण संधि वाली। अब क्या बनेगा अगर इसकी बात करें तो ये बनेगा इत्यादि। क्यों? क्योंकि ई को आगे असमान स्वर रहते यह आदेश करना है और ये बन जाएगा इत्यादि। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 17। यद्यपि, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यद्यपि यहाँ पर संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, ये जो द्य लिखा है ना, संयुक्त अक्षर है। ठीक है, इसे हम द्य ऐसा लिख सकते हैं, यद्यपि। अब देखो, इसको मैंने पूरा अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, अब आपको देखना है यहाँ पे सही संधि विच्छेद क्या है। अगर आपको शब्दों के मूल रूप पता है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जब ये थोड़ा और जटिल हो जाते हैं उसके लिए बात समझा रही हूँ मैं। अगर आपको ये पता है कि शब्द मूल रूप में शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है तो आप कभी संधि विच्छेदों में गलती नहीं करेंगे। और बच्चों, ज्यादातर
हाई लेवल के जो पेपर्स होते हैं, हाई लेवल के एग्जाम्स होते हैं, वहां पे शब्दों के संधि विच्छेद पूछे जाते हैं। संधि करना बहुत कम प्रश्न आते हैं ना, संधि करने से संबंधित, संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्न ज्यादातर आते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्लस के आगे और पीछे जो शब्द लिखे जाते हैं उनके शुद्ध रूप क्या है। जैसे प्लस के बाद में आप यहाँ पे देख रहे हैं अपी, ये तीनों विकल्पों में सही है, ये अप लिखा है तो ये गलत है, ठीक है, इसको हटा दिया। ये सही है, अगर ये अ पी ऐसा लिखा होता तो हम डायरेक्ट इसको गलत कर देते ना, हमको पता है ये ऐसा शब्द नहीं होता है, ठीक है। अब रही बात यदि शब्द की, यदि कैसे लिखा जाता है, बड़ी मात्रा के साथ लिखा जाता है क्या बच्चों? नहीं ना, ये गलत है, ठीक है। ये यद्य तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमें शब्द चाहिए यहाँ पे, तो इसको वर्ण विच्छेद करके लिख दिया। वर्ण विच्छेद नहीं करना, हमको संधि विच्छेद करना है। यदि शुद्ध रूप क्या है? छोटी मात्रा वाला यदि, और इधर अपि, ठीक है। तो दोनों शब्द जहां शुद्ध लिखे हैं प्लस के आगे पीछे, मूल रूप शुद्ध रूप, वो सही संधि विच्छेद होगा। आगे प्रश्न संख्या 18। व्यायाम इति पदे संधि अस्ति। व्यायाम, देखिए आपको अगर ये पता है कि पीछे शब्द कौन सा है तो भी थोड़ा थोड़ा आपको हिंट लग जाएगा। आयाम, पीछे आयाम शब्द है, ये यहां से निकला, देखो व्या जो है इसके अंदर से आ निकला और आयाम, ठीक है। और अब आगे क्या बचा है? व्य, ठीक है। ये तो हुआ वर्ण विच्छेद, और हमको वर्ण विच्छेद थोड़े पूछते हैं, हमको संधि विच्छेद पूछते हैं ना। अभी ये हमारा राइट आंसर नहीं है। व्यायाम, है ना, व्यायाम में मैंने वर्ण विच्छेद किया है। ये य जो है, इस आ को देख करके यह बनाइए, इससे पहले क्या रहा होगा? ई रहा होगा, या दीर्घ ई रहा होगा। आई बात समझ में? बच्चों इस लेवल से आपको प्रिपरेशन करनी है, हर शब्द को प्रक्रिया सहित समझे, ठीक है। अब छोटी ई है तो ये वी ऐसा बनेगा, और बड़ी ई है तो वी ऐसा बनेगा, ठीक है। पीछे आयाम तो है ही, वो शब्द तो वैसा का वैसा ही हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब रहा क्या? ये दोनों में हमको डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है कि ये सही है कि ये सही है। अब खुद ही जानते हैं कि वी बड़ी मात्रा के साथ तो ऐसा कोई शब्द संस्कृत में नहीं होता है। तो क्या रहा? वी धन आयाम, ये मिल गया हमको सही संधि विच्छेद। गलत को मैं यहाँ से हटा दूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। वी धन आयाम, और ये संधि विच्छेद है, तो कौन सी संधि हुई? ये ई को यह बनना, यण संधि, ठीक है। ई को य आदेश होता है आगे असमान स्वर को देखते ही, यण संधि की प्रक्रिया। ओके, चलिए आगे आए। अगला प्रश्न देखें। इति धन अपि, इति धन अपि, अगेन यण संधि का ही प्रोसेस है। यहाँ पे संधि होगी कौन सी, मतलब संधि पद कौन सा बनेगा? तो इत्यापि बनेगा क्या? पीछे आ होता तो इत्यापि बनता, नहीं। इतोपि कोई चांसेस ही नहीं है। इति रपि भी नहीं, विसर्ग थोड़ी, यहाँ पे विसर्ग होता तो विसर्ग को र आदेश होता और फिर हम ऐसी प्रोसेस करते। पर सही संधि पद कौन सा है? बी विकल्प में लिखा हुआ इत्यपि। क्या कहा? इत्यपि। इति धन अपि, कैसे इत्यपि बनेगा मैं समझाती हूँ। यहाँ पे है ई, ट के अंदर ई मिला हुआ है, और इधर है असमान स्वर अ। ई को यह आदेश होता है, यह हलंत, और जो पीछे वाले स्वर के साथ मिलकर अपने आप को पूर्ण बनाता है, ये अ है तो ये य बनेगा पूरा, और ये बन जाएगा ई, आधा त रहा इत्य, और पीछे है पी, ये बन गया इत्यपि। समझ में आ गया प्रोसेस? आगे आ जाए। प्रश्न संख्या 20। बच्चों आज के सत्र का अंतिम प्रश्न है, यहाँ से आगे की चीजें हम अगले सत्र में कंटिन्यू करेंगे। अधोलिखितेषु यण संदेह रूपम विद्यते, यण संधि का रूप है, देखो विद्यालय कौन सी संधि का है? ये आंसर अगर आपको आते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर डायरेक्ट निकाल पाओगे। दीर्घ संधि, मार्तंड गुण संधि, ठीक है।
मार्तधन अंडः गुण संधि, गंगौगः वृद्धि संधि। ए विकल्प में जो लिखा है यही है सही उत्तर आपका। प्रतिधन उपकारः प्रत्युपकारः, ये आपके यण संधि का रूप है। आपको मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, प्रत्युपकार शब्द में संहिता संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं? संहिता संज्ञक वर्ण, अपने अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, कमेंट लीव कर दीजिए, मैं आपको रेस्पॉन्स दे दूंगी उस पर। ठीक है, प्रत्युपकार में संहिता संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं? ओके, तो होप सो बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा संधि प्रकरण के इन प्रश्नों को करके। ये प्रश्नों का स्तर डेफिनेटली और ज़्यादा बढ़ने वाला है अगले सत्र में। हम जब यहाँ से आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे तो आप देख पाएंगे कि और भी मज़ेदार प्रश्न आपके सामने आएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्टीकरण के माध्यम से आप चीज़ों को स्थायी रूप में याद कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला देती हूँ। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के सजेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आप लोग कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं कि रिगार्डिंग अपकमिंग क्लासेस, रिगार्डिंग अपकमिंग कोर्सेज, कुछ भी सजेशन आप देना चाहते हैं कमेंट लीव कीजिए। मैं डेफिनेटली आप ही की आप लोगों के अकॉर्डिंग ही काम करूंगी, है ना। एप्लीकेशन से जुड़ जाइए, फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन पर क्विजेज आने वाले हैं, अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको पूरा पाठ्यक्रम जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, एक एक इकाई के माध्यम से अभ्यास करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग वो सेशन रहेंगे बच्चों। टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए और बस मिलते हैं फिर अगले सत्र में इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय।